Hi, good morning everybody. How are you all? I am also fine, thank you, thanks a lot. शुरू करें? चलिए स्टार्ट करते हैं. कहाँ तक वर्ड्स हो गए थे हमारे? लेसे फेयर तक. कोई दिक्कत? स्टार्ट करते हैं. अगला वर्ड है बेटा, बोलो मीलिया. क्या उच्चारण है? शाबाश. मिलियू नहीं, मिलियू नहीं, उच्चारण इसका है, बोलो मीलिया. मिलिया. क्या उच्चारण है? हाँ, और इसमें जो या है ना वो क्रिएट किया जा रहा है ईयू से. मिली समझ जाओगे? मिली कैसे बोलोगे? बोलो. और यह कैसे बोलोगे? ईयू. तोड़ दो. मैंने कहा ना स्पेलिंग भी याद हो जाएगी साथ साथ. बोलो मिलिया. मिली बोलो. मिली. और यह कैसे बोला इसमें? यानी कि जो ई है वो साइलेंट है एक तरीके से. यह साइलेंट है, ई साइलेंट है, तो यू, ईयू से बन गया क्या? मिलिया. बोलो मिलिया. मिलिया. राइट. मिलिया का मतलब जहां पे आप रहते हो वो सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट. देखो क्या वर्ड आ गया? एनवायरमेंट. इसका मतलब पर्यावरण, परिवेश जिसमें आप रहते हो. जैसे आपका बचपन जिस मिलिया में बीता, वर्तमान में वैसे ही तो दिखते हो आप. अगर किसी बच्चे को बार बार बोलने से रोका गया हो, चुप रहे बोलता ही बहुत है, चुप रहे बोलता ही बहुत है, तो उसके अंदर एक हेजिटेशन, नर्वसनेस बैठ जाएगी. राइट. उसको बार बार बोलने के लिए प्रेरित करोगे तो फिर तब जाके वो, पर इतने साल उसे दबाया गया, नहीं बोलने दिया गया, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हो जाता है कि वो फिर वो बोलने से घबराता है. राइट. कि कहीं सामने वाला फिर से ना कहते चुप रहे, बोलता ही बहुत है. क्लियर के नॉट क्लियर? तो बोलो मिलिया. मतलब एनवायरमेंट कॉमन शब्द है, ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा. जो अच्छे शब्द है सिर्फ वो लिखा करो. एनवायरमेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि आप जानते हो एनवर्न्स का मतलब होता है जिन चीजों से आप घिरे हुए हो. जैसे मान लो चारों ओर से आप जिन चीजों से घिरे हुए, ये क्या है? एनवर्न्स कहलाता है. वो क्या कहलाता है? एनवर्न्स इज इक्वल टू सराउंडिंग्स. आप जिन चीजों से घिरे हुए हो, आपके कानों में क्या आहार पड़ रहा है, आंखों में क्या आहार पड़ रहा है, वैसा ही तो विचार होगा व्यक्ति का. राइट. वातावरण का. बिल्कुल सही बोले. सराउंडिंग्स. जैसे अगला वाक्य के हिसाब से अगर हम इसे देखें, हेलो बेटा खुश रहो, जीत रहो. वाक्य लेते बोले द काइंड ऑफ. ये समझ में आया? देखो आगे कोई भी काम का शब्द नहीं है, क्योंकि सारे वर्ड्स आप जानते हो. सीन, कैसा सीन है, बैकग्राउंड कैसा है उस चीज का, यस और नो. भाई एक बात बताओ, मान लो कि आप कहते हो सर इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ वातावरण रहा होगा जहां गाली देना एक स्वाभाविक घटना हो जाए? आप एक बात कहते हो कि सर इसने मुझे गाली दी. अब अगर मैं समझदार नहीं हूं तो मैं उसकी गाली को देख के उसे ही पनिश करने लग जाऊंगा. तूने गाली कैसे दी भाई? पर क्या पता आपका उद्देश्य आपका रियल में समझदारी ये है कि आप उसका बैकग्राउंड चेक करो कि कहीं ऐसा कोई बैकग्राउंड तो नहीं कि पहले इसी ने गाली इसको दे दी हो और फिर इसने गाली दी हो. आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? तो आपको उसके एनवर्न्स तो समझने पड़ेंगे ना, या नहीं समझने पड़ेंगे? आपने क्या कहेगा बस तूने गाली दी. भाई तूने कैसे गाली दी? कमाल है यार, ये कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि इसको कोई गाली देगा, पलट के गाली देने का इसका अधिकार है. क्यों? संविधान में भी लिखा कि बराबर का बल प्रयोग करना अपराध नहीं है. बराबर का बल. अगर सामने वाला आपको चाकू मारने वाला, अगर आपने चाकू से उसकी हत्या कर दी तो यह अपराध नहीं है, सेल्फ डिफेंस कहलाता है. कोई अगर बंदूक लेके आया है आपको मारने के लिए, आपने बंदूक छीन के उसको ही गोली मार दी तो आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा. वाई? क्योंकि बराबर का बल प्रयोग करना अपराध नहीं है. इसका मतलब ये क्राइम करने के लिए बिल्कुल मोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूं. कुछ की उल्टी खोपड़ी होती है, वो गलत तरीके से. सबसे पहली बात कि ये सोचना ही बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि उस कंडीशन में कानून तुम्हें प्रूव ही नहीं करने देगा. क्या बात समझ में कि नहीं? तो अपराध तो सोचो ही मत. वो उस मानसिकता में तो तुम्हें जाना ही नहीं है. पर वो कहता है बराबर का बल प्रयोग अपराध नहीं है. उसने गाली दी, तुमने भी गाली दी. उसने झापड़ मारा, तुमने भी झापड़ मारा. उसने लठ उठा लिया, तुमने भी लठ उठा लिया. उसने सर फाड़ा, तुमने भी सर फाड़ा. ये बराबरी का मामला हो रहा है. क्लियर के नॉट क्लियर? क्या बात समझ में कि नहीं? जब तक मामला बराबरी का है, क्लियर के नॉट क्लियर? जब तक मामला बराबरी का है तब तक कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर दिक्कत तब है कि उसने झापड़ मारा और तुमने बंदूक निकाल के गोली मार दी, यहां फंसोगे तुम. आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? क्योंकि ऐसा ही होता है कि कोई थोड़े बल का प्रयोग करता है, तुम ज्यादा बल का प्रयोग करते हो, वही अपराध है. जब मुक्का मुक्की हो रही है तो मुक्का मुक्की ही करो. आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? गाली गलौच हो रहा तो गाली गलौच ही करो. अपराध कब है? जब आप उससे ज्यादा बल दिखाने लगो. ऐसे तो फिर अपराध बढ़ता चला जाएगा. फिर तो जो जितने भी लोग दबंग है बस उन्हीं का चलेगा, क्योंकि उन्हीं के पास सारे के सारे वेपन्स होते हैं, उन्हीं के पास सारा सिस्टम होता है, उन्हीं के पास ताकत होती है.
तो हमें बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि ये तो भाई ठीक है, ये एक प्रतिक्रिया है, कि कहीं ऐसी कोई क्रिया तो नहीं हुई बैकग्राउंड में, ऐसा वातावरण तो नहीं बन गया था जिसमें कि वो घटना स्वाभाविक लगे। क्या बोला मैंने? कि ऐसा कोई वातावरण तो नहीं बन गया था जिसमें वो घटना स्वाभाविक बने या स्वाभाविक लगे। यस और नो? तो स्वाभाविक लगने वाली घटना तो नहीं हो जाएगी, तो वो मीलिया चेक करना पड़ता है कि उसका वातावरण क्या था, सराउंडिंग्स क्या थी जिसमें वो घटना घटित हुई। यस और नो? यानी कि सीन ऑफ क्राइम क्या था, यानी कि उस समय जो हुआ, तो सीन ऑफ क्राइम को ही तो समझना होता है कि क्राइम हुआ, उसका सीन क्या था उसका वातावरण कैसा बन रहा था वहां पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे वो एक सहज प्रवृत्ति लगने लगे कि यार कोई भी आदमी होगा तो ऐसा ही करेगा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? मीलिया को चेक किया तो उसको कम सजा मिलेगी क्योंकि मीलिया चेक हुआ। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, पहले उसने उसकी बहन का रेप किया, उसको छेड़ा, और फिर एक 10वीं क्लास के बच्चे ने जाके उसके छोटे छोटे टुकड़े उस चौक पर कर डाले, उस फरसे से जिस फरसे से हम घास काटते हैं, जो फरसा होता है ना, लकड़ी में लगवा लेते हैं पुराल काटने के लिए, तो एक बच्चे ने ऐसा किया। तो ये क्या है? परिवेश चेक किया जा रहा है ना, तो ये तो प्रतिक्रिया है ना। उससे पहले देखो उसने क्या किया, उस गुंडे ने किया क्या था, ये जरा चेक कर लो। तो आपने क्या किया, यार ये बच्चा तो, ये 10वीं क्लास का बच्चा है, खूनी है, तो घटिया दिमाग वाला है। नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप ये थोड़ा सा गलत कर रहे हो। आपको पहले एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए, आपको एक बार मीलिया चेक, आपको उसका एनवायरनमेंट क्या बन रहा था, बैकग्राउंड क्या बन रहा था, उसका सीन क्या बना जिसमें यह घटना घटित हुई, वो एक बार चेक कर लेना चाहिए। इतना जल्दी जजमेंटल होना यह दिखाता है कि आप परिपक्व नहीं हो, यह आपकी परिपक्वता पे शक पैदा करता है। क्लियर के नॉट क्लियर? स्टेटमेंट आ जाओ बेटा। द काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ऐसे किस्म का एनवायरमेंट, यानी कि द काइंड ऑफ एनवायरमेंट की जगह मैं क्या कर दूं, मीलिया। एनवायरमेंट की जगह मीलिया कर सकता हूं क्या? मतलब मीलिया लिखोगे यहां पे, एनवायरमेंट और मीलिया एक ही तो बात है। यस और नो? बोलो द काइंड ऑफ मीलिया दैट प्रोड्यूसेस, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, बोलो जुवेनाइल। जुवेनाइल स्पेलिंग कैसे याद करोगे? जू कैसे बोलोगे? जू कैसे बोलोगे? JU। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। जू कैसे बोलोगे? व कैसे बोलोगे? नाइल कैसे बोलोगे? बताओ जू नाइल की स्पेलिंग। 18 साल से नीचे, अब तो खैर शायद उम्र घटा दी गई है ना, जुवेनाइल 16 कर दिया गया। ये सुनो, तो 16 साल से नीचे जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा, मतलब जो अपराध एक व्यस्क को मिलेगा वो जुवेनाइल को नहीं मिलता। तो इसका मतलब जुवेनाइल समझ रहे हो ना? जुवेनाइल का मतलब जो व्यस्क नहीं है, माइनर है जो। यस और नो? राइट? नाबालिग है। अगर नाबालिग बच्चा कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या नहीं, वो हत्या होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या पता है, 15-16 साल के बच्चे को अगर आत्महत्या करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? शायद आपके माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने इतना बर्डन बना दिया, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही पड़ेगा, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही पड़ेगा, फर्स्ट नहीं आए तो तुम मेरा मुंह पे कालिक पोत दोगे, तुम्हें इतने % नंबर लाने ही पड़ेंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। हो सकता है वो नहीं ला पाया बेचारा, नहीं ला पाया तो उसने उठा के छलांग लगा दी। तो हकीकत में वो आत्महत्या नहीं है, वो क्या है? वो तो हत्या एक तरीके से। छोटे बच्चे को क्या पता, जुवेनाइल को क्या पता कि क्या चीजें होती है। यस और नो? अच्छा, ये बड़ा गजब का शब्द है, बोलो डिलिक्वेंट। राइट? डी कैसे बोलोगे? लिन कैसे बोलोगे? LIN। और क्यू और एंड्स, बोलो क्वेंट्स, डिलिंक्वेंट्स। बोलो अपराधी होता है इसका मतलब। डिलिंक्वेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिमिनल वर्ड, समझते हो? ये सारे वर्ड जो मिल रहे हैं ना, इन्हें अलग से लिख लिया करो। जब आप नोट बनाते हो, रफ कॉपी तो लिख ही रहे हो, और सारे कोई फेर तो नहीं लेके बैठा। मैं चेक करूंगा किसी दिन अगर कोई रंग बिरंगे काले पीले नीले अगर पकड़ के बैठे होंगे ना पेन, मार रैप्टी लूंगा। मैं पहले बता रहा हूं, रफ कॉपी बना लिया करो, कामचोर लोगों। रफ कॉपी से फेर करोगे उसको, है बेटा? ओरा एक अलग चीज है बेटा, ओरा इंडिविजुअल का होता है। अरे घटना, एम्बियंस पॉजिटिव होता है। आप एक बात समझो, घटनाक्रम का जो चीजें होती हैं या जैसे जो चीज डेवलप होती हैं, एम्बियंस कहने को कह सकते हो भाई ऐसा माहौल वहां पे बनाया गया, हाँ अच्छा एम्बियंस था, अच्छा एनवायरनमेंट था, ठीक है, एम्बियंस कहा जा सकता है। पर ऑरा तो इंडिविजुअल का है, जैसे स्वामी विवेकानंदा का ऑरा। राइट? इसका मतलब है उस व्यक्ति की जो एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकल रही है, एक्सयूड हो रही है। क्लियर के नॉट क्लियर? बात समझे कि नहीं? एम्बियंस हो सकता है, एम्बियंस यू कैन से, पर एम्बियंस भाव से बनता है, फिजिकल चीजों से नहीं। राइट? तो एम्बियंस बनता है इमोशन से। राइट? तो बाकी बैकग्राउंड फिजिकल भी तो हो सकता है, जैसे क्लास का जो मीलिया है वो सीखने को प्रेरित करता है। यस और नो? एम्बियंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। वापिस आ जाओ। डिलिंक्वेंट समझ में आया? बोलो द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट प्रोड्यूसेस
ऐसे किस्म का मीडिया, ऐसे किस्म का वातावरण जो कि पैदा करता है माइनर, कम उम्र के अपराधी पैदा करता है बोले इज वेरी हार्मफुल फॉर एनी नेशन। आपको पता है कि जो जुवेनाइल कोर्ट में जाते हैं, जो कम उम्र में अपराधी जाते हैं, ये पक्के अपराधी बन के बाहर निकलते हैं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? पक्के अपराधी बन के निकलते, पूरी ट्रेनिंग करके निकलते। फिर वहां से अगर कोई पॉकेट मार के उसमें भी अंदर चला गया तो वहां पे उसके बड़े बड़े गुर्गों से, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो जाती है, राइट? बड़े बड़े जो वहां पे बैठे हैं ऑलरेडी, उनसे मुलाकात हो जाती है और यहाँ के वो बड़े बड़े काम संभालते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। फिर क्लियर के नॉट क्लियर? वो क्राइम का स्कूल है। जेल क्या है? द स्कूल फॉर क्राइम। जिसको भी स्कूलिंग करनी है, यहाँ छोटा सा अपराध करके वो जेल में पहुंच जाते हैं। क्लियर के नॉट क्लियर? देन दे डू देयर डिग्री फ्रॉम देयर। द रियल डिग्री ऑफ क्राइम इज जेल। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? ये अधिकतर होता है वहां पे, जो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी तो बड़े बड़े लोगों से, अपने क्राइम के बड़े बड़े लोग, मतलब। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? सो बोले द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट प्रोड्यूसेस जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स इज वेरी हार्मफुल किसी भी देश के लिए। जो कम उम्र के जो अपराधी बनते हैं, ऐसा कोई भी माहौल अगर बनता है तो वो किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? बोलो मीडिया ऑफ इंग्लिश इज पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। इज पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इट। मीडिया ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का माहौल चाहिए ना बोलने के लिए इसको। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बेचारा ढंग से इंग्लिश बोल नहीं पाता और उसके कहते हैं जैसे जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, उनके सामने मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी निकलती है। फायदा क्या है? तू दीवार से बात कर रहा है, वो तो हाजी नाजी करेगा बेचारा, उसको क्या पता क्या कह रहा है तू। कह रहा सर जो मुझसे कम नॉलेजेबल है ना, उनके सामने तो धड़ धड़ इंग्लिश निकलती है, पर जरा सा ये पता लग जाए कि इसे इंग्लिश मुझसे ठीक आती है, सर तो नहीं निकलती। मैंने कहा यार जहां निकलनी चाहिए वहां निकलती नहीं, और जहां नहीं निकलनी चाहिए वहां निकलती है, तो पेट का इलाज कराओ। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं। पर एक बात सोचो ना, एक बात सोचो, ये कोई बात थोड़ी है। हकीकत में जहां निकलनी चाहिए वहां निकलनी चाहिए। क्लियर के नॉट क्लियर? आ जाओ, बात समझ में आई? मीडिया, एनवायरमेंट, सीन, बैकग्राउंड, सराउंडिंग, समझ में आया? बोले मीडिया ऑफ इंग्लिश इज पाइवोटल फॉर स्पीकिंग इट। बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? इंग्लिश। क्या बात समझ में आई? आगे चले। अगला वर्ड है बेटा, बोलो पार्वेनु। बोलो अपने आप से, क्या वर्ड है? बिल्कुल सही। न्यूली रिच एंड पावरफुल पर्सन, बट वर्ड क्या है? यहां पे इसको पढ़ के देखो, बोलो अ पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन। इसका मतलब रोडपति। हम्बल ओरिजिन का मतलब व्यक्ति क्या है? रोडपति है। हम्बल ओरिजिन मतलब उसके पास, बेचारे के पास कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत साधारण सर्वसाधारण परिवार से आता है, बड़े गरीब परिवार से आता है। हम्बल ओरिजिन का मतलब गरीब, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति बहुत गरीब परिवार से हुई है। यस, हम्बल ओरिजिन से हुए। हु हैज गेन्ड वेल्थ, हु हैज गेन्ड, इसका मतलब रोडपति से वो क्या हो गया? करोड़पति। रोडपति से क्या हो गया? करोड़पति। बोलो बेटा बात समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल सही। अ पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन हु हैज गेन्ड वेल्थ, इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटी। एक ऐसा व्यक्ति, जैसे वो एक अभी वो सिंगर थी रानू मंडल, आपने नाम बताया, अब उसको हजम कहां हुई? उसने ऐसा बिहेवियर, क्योंकि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? वोल्टिया करने लग जाता है। अपात्र को अगर आप कुछ भी दोगे तो वो सहेज नहीं पाएगा, क्योंकि वो पात्र था ही नहीं। क्लियर के नॉट क्लियर? जगह थी, थोड़ी चीजें डाल दी, ज्यादा उल्टी तो करेगा ही करेगा। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? एक ऐसा व्यक्ति जो हम्बल ओरिजिन से था, हु हैज गेन्ड वेल्थ, इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटी। पार्वेनु, न्यूली रिच एंड पावरफुल पर्सन, जो अभी अभी कल का नवाब, हिंदी में लिख सकते हो क्या? इसका मतलब कली नवाब बना ये, कल का नवाब, यानी कि न्यूली रिच पर्सन, नया नया रईस जो बनता है। द पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पार्वेनु, आप समझ रहे हो? यानी कि उसके पास पैसा तो आ गया, पर पॉलिटिकल का एक्सपीरियंस है उसको। मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए तो आ गए, पर आपको नहीं पता कि राजनीति, पर राजनीति में आप कूदना चाहते हो, मेरे पास पैसे आ गए, मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, पर आपका इनएक्सपीरियंस है किस चीज को लेके? राइट? बट होता है ना कि लोग, हर एक धनवान व्यक्ति चाहता कि मैं संसद तक पहुंच जाऊं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? हर धनवान की एक सोच है कि क्यों ना यार मुझे वहां तक पहुंचा जाए। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? तो द पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पार्वेनु, इससे आप क्या समझते हो? कि पैसे तो उसके पास आ गए,
पर क्या राजनीतिक अनुभव उसको है? क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको हम अपने शब्दों में एक वाक्य बनाते हैं। आर यू रेडी? लिखें अपारवेनु। पारवेनु को स्पेलिंग तो याद कराई नहीं मैंने, PAR, और वेनु तो याद हो ही जाएगा। बोलो पारवेनु। बताना पार की स्पेलिंग और वेनु की पूरी स्पेलिंग बोलो। PAR, बिल्कुल सही, बोलो पारवेनु। पारवेनु, न्यूली रिच पर्सन, राइट। ऐसे व्यक्ति में दिखावा बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति में जो नया नया रईस होता है उसमें दिखावा बहुत होता है बेटा, राइट। कि इतने, हाँ बिल्कुल, घड़ी वड़ी, चैन वैन, अंगूठी पंगूठी, ये वो फलाना ढिमकाना, जस्ट टू ये दिखाने के लिए कि भाई साहब हल्के में मत लेना। जिसके शब्दों में जान नहीं होगी ना, याद रखना, वो हमेशा फिजिकल इक्विपमेंट का सहारा लेगा, ऐसी चीजों का सहारा लेगा कि भाई देखो मैं 4 लाख का तो देखो, हाँ अगर ऐसा ही कुछ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुद लगता है कि उसके गिफ्ट ऑफ गैब में दम। क्या आपको लगता है अटल बिहारी वाजपेयी को ज्वेलरी पहनने की जरूरत है? मुंशी प्रेमचंद को, रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला को, भगत सिंह को आजादी के अलावा कोई और गहना चाहिए? उनको तो भाई साहब जैकेट भी नहीं चाहिए, वो तो टी शर्ट में घूम रहे हैं तुम्हारे लिए। वेल ठीक है, जिसके लिए है वो अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, राइट। सो होता ना कि दाढ़ी बढ़ाए बन गए ले बकरा, दाढ़ी मुंडाए बन गए ने हिजड़ा, ये कबीर कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के शब्द हैं कि दाढ़ी बढ़ाने से और दाढ़ी मुंडा लेने से इट डज नॉट प्रूव एनीथिंग। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? आप फिजिकल लेवल पर क्या बदलाव लेके आ रहे हो, ये नॉन फिजिकल का खेल है। आपके अंदर के जो गुण हैं वो आपके अंदर हैं, बाहर से प्रदर्शित आप करना चाहोगे तो इतने भी लोग पागल नहीं है कि वो मूर्ख हो। क्लियर के नॉट क्लियर? बाकी वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करे और एफर्ट्स को मैं सलाम करता हूं। ही इज मेकिंग एफर्ट्स एंड एवरी एफर्ट शुड बी प्रेज्ड बेटा, राइट। अपोजिशन में मजबूती होनी बहुत जरूरी है, एंड इफ ही इज डूइंग हिज बेस्ट ही शुड बी प्रेज्ड फॉर दैट। क्लियर के नॉट क्लियर? हर बार उनके बारे में गलत कहना, नेगेटिव कहना ठीक नहीं होता बेटा। इफ इट इज मेकिंग एफर्ट समहाउ, कुछ तो कर ही रहे हैं ना, सो ही शुड बी प्रेज्ड। इट डजंट मैटर कि आप किस पार्टी से हो, किसको आप समर्थन देते हो, दीज थिंग्स आर मीन्स इनवैल्यूएबल। मुद्दा ये कि वो एफर्ट्स कर रहा है व्यक्ति, अपने गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर रोड पर चल तो रहा है ना, यस और नो? इट्स गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज फॉर अपोजिशन, इट इज वेरी गुड। क्लियर के नॉट क्लियर? तो चीजों को ना एक ब्रॉड माइंड से देखना शुरू करो, वोट जिसको देना है दो। क्लियर के नॉट क्लियर? भाई अगर आप राहुल गांधी की जगह होते तो आप भी क्या पता अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते। क्लियर के नॉट क्लियर? तो एज एन इंडिविजुअल सोच के चला करो, इतना तो लेसर फेयर आपको रखना चाहिए दिमाग में, यस और नो? यानी कि फ्री पॉलिसी फॉर एवरीबॉडी, यस और नो? कितना तो मुझे गुलाम किसी चीज के लिए होना नहीं है, ना किसी विचारधारा के प्रति, ना किसी और के प्रति। मैं इंडिविजुअल हूं, इंडिविजुअल का सम्मान करना हमें आना चाहिए। क्लियर के नॉट क्लियर? आ जाओ बेटा, स्टेटमेंट समझ में आई? लिखेंगे अपारवेनु, अपारवेनु फ्लॉन्ट्स ऑफ, FLAUNT, फ्लॉन्ट्स ऑफ हिज डियर, डियर माने कॉस्टली होता है, डियर माने प्यारा भी होता है, पर इसका मतलब यहां पे कॉस्टली से है, महंगा। हिज डियर पोजेशंस, हिज डियर पोजेशंस, जो महंगी पोजेशंस है उनको, जैसे मान लो आज मैं बहुत महंगी घड़ी पहन के आया हूं तो मैं बार बार क्या कहता हूं, इट्स टू हॉट हियर, इट्स टू हॉट हियर, इट्स टू हॉट हियर, इट्स टू हॉट। अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इट्स टू हॉट हियर। ऐसे व्यक्ति डिप्रेस भी बहुत जल्दी तनाव में चले जाते हैं, बहुत जल्दी। ये गाना कि इन्हीं का तो बनाया हुआ है कि किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे, गया फिर आज का दिन उदास करके मुझे। अरे भैया तुम्हारा ही दिमाग खराब है। हर एक व्यक्ति अपने में मस्त है, व्यस्त है, अपने काम कर रहा है। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे ऊपर निगाहें टिकाए, तुम कितनी भी लाली पोत के जाओ, अगर मैं अपने बड़े काम पर व्यस्त हूं, तुम्हारे छोटी मोटी लाली पोटर को देखूंगा क्या मैं? क्योंकि मेरे पास आई हैव बिगर थिंग्स टू डू। आई एम नॉट हियर टू वेस्ट टाइम ऑन द फिजिकल थिंग्स, आई हैव मेनी नॉन फिजिकल थिंग्स टू डू। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? मेरे अंदर की कर्मठता, मेरे अंदर की एकाग्रता, मेरे अंदर का प्रोत्साहन, मेरे अंदर का मोटिवेशन, वो कुछ और डिमांड करता है, ये चीजें डिमांड करता ही नहीं। क्लियर के नॉट क्लियर? सो व्हाई द हेल वुड आई केयर फॉर दीज थिंग्स? मैं इन चीजों की चिंता ही और परवाही क्यों करूंगा? क्लियर के नॉट क्लियर? बोलो अपारवेनु, फ्लॉन्ट, इसमें OFF करना, सॉरी बेटा, इसका मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना। शो ऑफ समझते हो? शो ऑफ का अच्छा शब्द है बेटा ये। शो ऑफ तो कॉमन शब्द जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, पर फ्लॉन्ट ऑफ आता है। शो ऑफ समझते यार, बहुत शो ऑफ करता है, ये तो बोलते ही हो ना आप। शो ऑफ के लिए अच्छा शब्द क्या है? फ्लॉन्ट ऑफ। अब पारवेनु फ्लॉन्ट्स ऑफ, फिफ्थ फॉर्म आने का मतलब क्या है? कि वो काम अक्सर
होता है, जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल, ऐसे ही अपार्वेनु बोलो, फ्लॉन्ट्स ऑफ हिज डियर पोजेशंस, अपनी महंगी चीजों को बार बार दिखाता है। क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगला वर्ड है बेटा, बोलो कूदेटा। हाँ, कूदेटा, कूदेटा। अब ये ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीक ओरिजिन और फ्रेंच ओरिजिन के वर्ड्स हैं, मुंह बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? बोलो कूदेटा। हाँ, तख्ता पलट सुना है कभी? पाकिस्तान में हमेशा डर बना रहता है इसका। किसका? एक बात बताऊं, अगर किसी का विकास खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी खत्म कर दो। क्या बोला मैंने? किसी की जिंदगी का अगर आपको विकास खत्म करना है तो पहले उसकी स्टेबिलिटी खत्म कर दो, उसकी स्थिरता खत्म कर दो। जहां स्थिरता नहीं होगी वहां विकास, फैक्ट है, ये फैक्ट है बेटा। देखो जैसे कल जितेंद्र कह रहा था कि सर आपको देखते ही इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, आपको देखते ही बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब इंग्लिश के मामले में तुम्हारे पास स्थिरता आ गई। अब क्या यार, अब गुरुजी संभाल लेंगे, ये सुनो, विकास हो रहा है ना? पर अगर उतनी ही बेचैनी होती रहती जितनी डेमो क्लास में हो रही थी, कुछ नहीं सीखते बेटा आप। याद रखना, जब राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? आपातकालीन स्थिति में। इसका मतलब जब पॉलिटिकल कंडीशंस स्थिर हैं या अस्थिर है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन में कोई भी विकास कार्य सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है साहब। कानून और व्यवस्था की कोई ऐसी कंडीशन पैदा ना हो कि दिक्कत आ जाए। सबसे पहले जरूरी क्या है कि एरिया को स्टेबल किया जाए, उसके लिए आर्मी बुला ली जाएगी। और आर्मी हार्ड नियमों को फॉलो करती है, शूट एट साइड के ऑर्डर है, यस और नो? तो आर्मी को देखते ही लोग क्या हो जाते हैं? स्टेबल। जो अभी तक तोड़फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, आर्मी के ऊपर कर लो ना। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? आप समझ रहे? इसका मतलब सबसे पहले स्थिरता लाई जाती है, इक्वेनिमस, दोलन खत्म किया जाता है, राइट? भूकंप में कभी घर बनता है क्या? क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तुम भूकंप में अगर नींव रखना चाहोगे, अंदर से हिले हुए हो और तुम विकास करना चाहते हो, हाय मेरा क्या होगा, हाय पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाय पता नहीं फैल तो नहीं हो जाऊंगा, हाय वो, इतनी चिंताओं के साथ तुम हिले हुए हो, विकास होगा ही नहीं। तुम साथ साथ भूलते रहोगे, तुम सीखने की यात्रा ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम स्टेबल नहीं हो। सबसे पहले जब तपस्वी अपनी तपस्या को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करता है। इसका मतलब बॉडी को क्या कर देता है? स्टेबल। क्या ऐसे हो सकती है तपस्या? या तपस्या, हरे राम 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 कहिए, हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम राम। डू यू रियली थिंक ही इज स्टेबल? आप में से बहुत सारे बच्चे, पता है, 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा आपकी नजर यूं रहती है बिल्कुल। आई सैल्यूट यू। इसी में कुछ ऐसे भी हैं। फिर थोड़ा सा मुझे देखेंगे, फिर थोड़ा सा मुझे देखेंगे। मतलब बहुत सारी क्लास में थोड़ा सा मुझे भी देख लेंगे वो। और कुछ बच्चे पता है कैसे हैं? सबसे पहले तो बॉडी सिद्ध होती है आपकी, ये फैक्ट है बेटा। बगैर स्टेबिलिटी के ना तो आंतरिक विकास पॉसिबल है ना बाहरी विकास पॉसिबल है। टिकोगे तो बिकोगे, टिकोगे तो, अगर किसी फील्ड में अपना सही मूल्य चाहिए तो उस फील्ड में टिको, स्टेबिलिटी लेके आओ। इसलिए तो क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। ये सब स्टेबिलिटी है। आर यू मोबाइल? याद आया क्वेश्चन? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या आपके पास आने जाने, ये सब स्टेबिलिटी के तो क्वेश्चन है, सब स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि उसके बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो अल्टीमेटली देखो बेटा, कूदेटा, जहां स्टेबिलिटी, तख्ता पलट का होता रहेगा। क्यों पाकिस्तान नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें बार बार तख्ता पलट हो रहा है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बार बार जा रही है, यस और नो? स्टेबिलिटी बार बार जा रही है तो इसका मतलब पक्के तौर पर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती ऐसी किसी जगह जहां स्टेबिलिटी है ही नहीं। आपके घर में अगर कुछ अनस्टेबल हो जाए, क्या आपको लगता है कि आप पढ़ के यहां विकास कर पाओगे अपना? सब सही चल रहा है तो पढ़ रहे हो, यस और नो? कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो मन नहीं लगेगा आपका। क्लियर के नॉट क्लियर? तो अल्टीमेटली वर्ड पढ़ा जाएगा ये कू। ये क्या पढ़ा जाएगा? कू। कू पढ़ा जाएगा। कू। कू का मतलब तख्ता पलट है। अपराइजिंग का मतलब विरोध होता है ना, तो विरोध उस लेवल का कि तख्ता पलट हो जाए। जैसे सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? अपराइजिंग।
ओवरथ्रो, उठा के फेंक देना, पटक देना। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो का भी मतलब ये उठा के फेंक देना, सर के ऊपर से बात जाए। रिबेलियन का भी तो मतलब क्या है? विरोध। यस और नो? कॉन्कर मतलब जीत लेना, वो तो जीत हो गया। इसका मतलब आपने विरोध किया और आपने जीत लिया, इसका मतलब तख्ता पलट करने में आप कामयाब हो गए, यही तो है। कॉन्कर की स्पेलिंग बताओ एक बार। कॉन्कर, कॉन्कर, कॉन्कर बोलो। ये कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब जीतना है। अच्छा ये बड़ा, दोनों ही शब्द बड़े गजब के हैं। वर्ड क्या है? इसका मतलब है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। बेटा राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, बहुत अच्छा शब्द है, बोलो अलीजियंस। स्पेलिंग याद करने की कोशिश करते हैं, राइट? अलीजियंस। अल कैसे पढ़ोगे? इजी एंस, बोलो अलीजियंस। अलीजियंस का मतलब है बेटा राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, दैट इज कॉल्ड। बड़ा प्यारा शब्द है बेटा, बड़ा प्यारा शब्द है, राइट? देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, दैट इज कॉल्ड अलीजियंस। अडहेरेंस का भी मतलब क्या है? पालन करना, ना कि विद्रोह करना। जो चीज बनी है उसका पालन करते चले जाना, ना कि विद्रोह करना, दैट इज कॉल्ड एडहेरेंस। बेटा स्टेटमेंट लें, बोले द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट accused Mr. Mohan of launching। क्या कोई भी संवैधानिक देश कूदेटैट को सपोर्ट करेगा? कूदेटा को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि संविधान के तरीके से जो सरकार बनी है वो 5 साल अपने पूरे करे, वो सबसे अच्छा होता है। क्लियर के नॉट क्लियर? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तभी विकास पॉसिबल है, तभी उसकी जवाबदेही तय कर सकती है। आपने 1-1.5 साल हुआ था और उठाकर उसे फेंक दिया, नई गवर्नमेंट आई, उसे 1-1.5 साल बाद फिर फेंक दिया, इसका मतलब ये एरिया विकास चाहता ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? एक्सपेरिमेंट सफल हो जाने दो, 5 साल बाद उसकी जवाबदेही तय की जा सकती। तुमने कहा क्या था, तुमने किया क्या? कोई भी संवैधानिक देश कू को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, एक ऐसा कोर्ट जो संवैधानिक तरीके से सेट हुआ है, बोले द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इन वाक्यों को समझो, न्यूज़पेपर समझ में आने शुरू हो जाएंगे। बेटा मैं सच बता रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता ऐसे ही वाक्य अटकते हैं आपके न्यूज़पेपर में? और है क्या, और कुछ भी नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब यही तो है। बोले द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अक्यूज्ड मिस्टर मोहन ऑफ लॉन्चिंग अ कूदेटा। किस पर आरोप लग रहा है? मोहन पर। कौन लगा रहा है? ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन होते हैं। कौन लगा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो हेड है। क्या आरोप लगा रहा है? क्या आरोप लगा रहा है? क्या कि वो कूदेटा लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब वो षड्यंत्र रच रहा है कि कूदेटा हो जाए देश में। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? और ये फैक्ट है, जैसे राहुल गांधी जी चल रहे हैं तो पूरा का पूरा उद्देश्य है कि किसी तरीके से तख्ता पलट हो बीजेपी का। यस और नो? तो एक उद्देश्य है। अच्छा क्या बीजेपी वालों ने नहीं किया? नहीं, जब कांग्रेस थी तो बीजेपी ने कोशिश की होगी कूदेटा करने की। क्लियर के नॉट क्लियर? तो ये चलता रहता है, अपोजिशन को अधिकार है। क्लियर के नॉट क्लियर? कूदेटा करने का अधिकार नहीं है, ये तो खैर सही नहीं होता है देश के लिए। हाँ, अपनी जब अगला चुनाव हो तो उसमें आप जीत जाओ, ये आपका अधिकार है। क्लियर के नॉट क्लियर? बात समझ में आई बेटा? तो अगला वर्ड है बेटा कार्ल डे सैक। बोलो। ये चलो इससे आगे फिर करेंगे, आज यहीं तक करते हैं। हम अपनी शीट को खोलते हैं जो डिस्कस करेंगे। क्लियर के नॉट क्लियर?